होती है। बहुत लंबे समय से हमारी साजिशें चली आ रही हैं। चलें आगे। तो जब हम सो कॉल्ड मॉडर्न इंडिया कहते हैं, तो इसकी कहानी की शुरुआत 1707 से शुरू होती है। औरंगजेब की मृत्यु। अब ये भी हिस्ट्री का एक जबरदस्त कैरेक्टर। भारत का जो फैब्रिक है वो बड़ा लचीला है, बड़े ध्यान से समझना। भारत वेस्टर्न से बहुत पहले ही एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ चुका था, यानी हम तुम्हें किसी भी रूप में स्वीकार करते हैं। बहुत से लोग ये भारत को ये नहीं समझ पा रहे, नहीं समझ पाए वो आर्य। आर्य का मतलब होता था श्रेष्ठ लोग, जो ज्ञान, विज्ञान, सोच, समझ, प्रशासन, इन सब में श्रेष्ठ हों। उन्होंने आर्यों को विदेशियों ने नस्ल बना दिया, लड़ाई लड़ा दी, लड़ाई लड़ा दी। तो औरंगजेब एक ऐसा कैरेक्टर था, कहते हैं कि सबसे लास्ट ताकतवर मुगल बादशाह, इसके बाद जो हुए वो धीरे धीरे निपटते चले गए। और उसी बीच में अंग्रेजों को अपना गैप मिला। आधुनिक भारत की हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कुछ और भी चीजें, तुम्हारी किताबों में यही बताया गया 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ठीक है, भारत का विभाजन हो गया। तो इसने अपने जीवन काल में तमाम ऐसी नीतियां अपनाई जिसकी वजह से भारत तभी से परेशान होना शुरू हो गया था। जैसे धार्मिक नीतियों का असहिष्णु होना, जो भारत के मूल फैब्रिक के खिलाफ था। धार्मिक कर लगा देना, बेहिसाब लड़ाइयां लड़ना, मराठों के खिलाफ दमन की नीति अपनाना, और इसके जो पूर्वज थे जिन्होंने राजपूतों के साथ एक बेसिक फंडामेंटल बनाया था, वो भी इसको पूरी तरह से नष्ट कर देना। ठीक है, MI मॉडर्न इंडिया, ठीक है, या जो हम कॉलोनियल इंडिया की बात करते हैं। तो इससे पहले क्या हुआ ये जानना तुम्हें जरूरी। ये तो तुम्हें पढ़ाया जाता है कि भारत में क्या हुआ, किसने किसने ये पढ़ा है। कोई भी किताब उठा के देख लो, कोई भी किताब, BL ग्रोवर, ठीक है, चाहे शिखर बंदोपाध्याय, बिपिन चंद्रा, कोई भी किताब उठा के तुम देख लो, किसने किसने पढ़ा है कि 1707 पहला चैप्टर होता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से जो है वो किसने किसने पढ़ा है। आज पहली क्लास में तुम्हारा एक मिथक तोड़ने जा रहा हूं। स्पेक्ट्रम, कोई भी बुक उठा के देख लो हिस्ट्री की, कोई मुखर्जी, सब में ये लिखा होगा ना। हाँ हाँ बताते जाओ, बता, बड़े मजेदार चीज बताने जा रहा हूं तुम्हें। फिर ये क्या हुआ कि भाई इससे क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर हो गया। इसके बाद के जो शासक थे वो बहुत वीक हो गए, बहुत लड़ने लगे, यही पढ़ाया गया होगा। और अंत में जब प्लासी की लड़ाई हुई तो अंग्रेजों ने बंगाल पे अपना पहला कब्जा किया, वहीं से प्रशासन शुरू कर दिया। और आते आते 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसको बहुत से लोग, हमारे खुद हिस्टोरियन, केवल सिपाही म्यूटिनी कहते हैं, यानी कि सिपाहियों का विद्रोह, जिसको सावरकर साहब ने देश का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ठीक है, तो इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जगह ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया। ये तो तुमने पढ़ा होगा, किसने किसने पढ़ा है। और इस तरह से फिर अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन जमा लिया, क्योंकि औरंगजेब की नीतियों की वजह से भारतीय प्रशासन कमजोर हो गया, भारत उस योग्य नहीं रह गया, और एक यूरोपियन सत्ता ने भारत पर अपना कब्जा कर लिया। फिर हमें बताया जाता है कि इसी समय एक वास्को डिगामा, ठीक है, ये वास्को डिगामा साहब हैं, इन्होंने भारत की खोज की। वास्को डिगामा ने, किसको किसने पढ़ाया गया था, भारत की खोज की। वाह, कोलंबस निकले थे, वो अमेरिका पहुंच गए, वहां के लोगों को रेड इंडियन करने लगा। आपको ये सब कहानियां तो बहुत सुनाई गई होंगी, हाँ या ना, राइट। अब जरा कुछ नया सुनो। ये तो हुआ कि इन्होंने भारत में क्या हो रहा है ये बताया। व्हाट इज हैपन इन इंडिया, भारत में क्या हो रहा है। और अब खुल के भारत बोलो। एस जयशंकर साहब ने जाकर यूनाइटेड नेशन में कहा कि मैं भारत की तरफ से सबको नमस्ते बोलता हूं, ठीक है, ये जाके उन्होंने बोला है। अब जरा देखो यूरोप में क्या हो रहा था, ये तुम्हें नहीं बताया जाएगा। यूरोप में क्या हो रहा था, राइट। जिस समय ये वास्को डिगामा वहां से मूवमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं,
जो ये पूरा पुर्तगाल, ब्रिटेन, ये डच, स्पेन, इनके यहां पायरेट्स बहुत थे, समुद्री लुटेरे। ये लोग मूलतः कैसे थे? समुद्री लुटेरे। अकेले ब्रिटेन में पूरी दुनिया के उस सागर पे, अटलांटिक सागर में घुसने वाले 42% समुद्री लुटेरे केवल ब्रिटेन में थे। सुनते जाओ, ठीक है। समुद्री लुटेरे, पायरेट्स, तुमने देखो का पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी, तो उसमें देखो कैसे वो ब्रिटिश झंडा लगाए वो कहते हैं। यहां तक कि यहां की सरकार इन लुटेरों से टैक्स या किसी भी नाम से वो वसूलती थी, इनकम का सोर्स था। लूटमार करना, समुद्रों में लड़ाई करना। तुमने कई बार पायरेट्स ऑफ कैरेबियन है, बहुत सी पायरेट्स मूवी देखी होंगी तुम लोगों ने, हाँ या ना? तो ये इनकी स्थिति थी। तो इनके पास जो था वो स्ट्रक्चर इकोनॉमी नहीं थी। फिर साथ साथ इनकी राज्य ने, ये दुनिया में ये अपने आप को सेकुलर बताते हैं ना, ये कि हम धर्मनिरपेक्षता, मानववाद, ये पहला रोमन साम्राज्य जो था वो ऐसा था जिसने राज्य ने धर्म को आधिकारिक रूप से अपना लिया था। और ये हमें सेकुलरिज्म का ज्ञान दे रहे हैं, और आज भी है। उस दिन कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, आज भी है। राज्य और धर्म मिल गया। इसकी वजह से आगे क्या हुआ? अंधकार युग आ गया। अंधकार युग आ गया, डार्क एज। डार्क एज का मतलब हुआ रिलीजन के बाहर तुमने कोई बात की, तुम निपट गए। तुमने ज्ञान विज्ञान की बात की, तुम निपट गए। और जो सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या था? समुद्री डकैती। सोर्स ऑफ इनकम क्या था इनके पास? समुद्री डकैती। ये स्थिति पुर्तगाल में इतनी ठंड पड़ती थी, स्पेन में इतनी ठंड पड़ती थी कि इनके पास खाने के लिए नहीं होता था। जाड़ों में ये बाहर पूरा बर्फी बर्फ नहीं, तो ये मांस को रखते थे लपेट के, लेप में, मसालों के, ताकि ये जाड़ों में उसे उबाल कर खा सके। इनके पास जो है वो खाने पीने के लिए कुछ नहीं हुआ करता था। ये स्ट्रक्चर इकोनॉमी, ये सब हाइड किया गया हमसे। तो यूरोप की जो आर्थिक स्थिति वो बहुत खराब हो गई थी। फिर वहां आपको बताया जाता है कि रेनासा हुआ, पुनर्जागरण हुआ, यानी वो जगे। पुनर्जागरण हुआ, किस बात का पुनर्जागरण? अरे जगता वो है जो सो रहा हो। वो सोए कब थे? उन्होंने तो पहली बार उस ज्ञान को प्राप्त किया। वो था कहां उनके पास? कोई उनका डॉक्यूमेंट दिखा दो कि उनका ज्ञान विज्ञान कहीं बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाओ। पता नहीं किस बात से लिए उसका नाम रेनासा कहते हैं। फर्स्ट टाइम दे अचीव्ड इट। फर्स्ट टाइम उन्होंने ज्ञान विज्ञान को टेस्ट किया था। कहां वो सोए थे जो जगे? ये रेनासा वर्ड ही ऊटपटांग सा वर्ड है। अरे जगता तो वो है जो सो रहा हो, भाई हाँ उठ गया, यानी उसको पहले से ही नॉलेज रही हो। तो कैसे ये इतिहास के साथ एक करप्ट प्रैक्टिस करते हैं, ये जरा देखो। तो पुनर्जागरण शब्द उनके लिए ठीक नहीं है। अरे पहली बार उन्हें कुछ पता चला, उससे पहले तो ये कहते थे कि धरती के किनारे पाताल है, समुद्र में गए डूब से डूब जाओगे और नरक के देवता तुम्हें मार डालेंगे। एक सेकंड की कहानियां थी, एक से एक जबरदस्ती की बात करते थे ये लोग। तो ये रिनासा फिनासा नहीं था, ये फर्स्ट टाइम दे अचीव्ड इट। लेकिन कहे कैसे? क्योंकि अब पूरी दुनिया में इनको जाके अपना कब्जा करना है। इनको ये क्या हुआ? यूरोप की हालत ऐसी थी, रिसोर्स ही नहीं थे, समुद्री लुटेरे थे ये, हिंसा मारपीट। अभी इस समय जब भारत ऊंचाइयों पर है, भारत इस समय भी जहां पर ये सब चल रहा है, भारत इस समय भी दुनिया का लगभग 30% जीडीपी अपने पास रखे हुए, ज्ञान विज्ञान व्यापार आर्किटेक्चर चल रहा है। तुम्हें पता है इनके यहां अभी भी, अभी यहां ये चल रहा है, वो चौराहे पे खड़ा करके, अभी एक मशीन हुआ करती है उसमें सर काट देते थे, सरेआम फांसी देना, लुटेरे इनके यहां थे। आपने पिक्चरों में बहुत देखा होगा। तो यूरोप में क्या चला ये समझो। भारत में तो अभी बहुत बड़ा प्रशासन है। भारत में अकबर जो है वो जो है सभी धर्मों को लेकर दीन इलाही की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े जो है अभी ताजमहल बन रहे हैं। हमारे यहाँ देखो पत्थरों के अंदर कशीदाकारी चल रही है। हमारी जीडीपी अभी भी 30% दुनिया की बैठी हुई है, 24% बैठी हुई है। हमारे यहाँ अभी भी ज्ञान विज्ञान आगे जा रहा है, हमारे यहाँ हस्तशिल्प आगे जा रहा है। इनके यहाँ क्या हो रहा है जो तुम्हें नहीं पढ़ाया जा रहा है? अब देखो यूरोप में उसी समय क्या हो रहा है, इनके यहां लूटमार हो रही है, सरकार लुटेरों से पैसा ले रही है, शासन चलाने के लिए दे दो भाई थोड़ा सा, ठीक है। ये हालत हो रही है, समुद्री लुटेरे हैं ये, हत्याएं हो रही हैं, सर कलम किए जा रहे हैं चौराहों पे।
ठीक है, अंधकार युग है। महिलाओं को इस समय, अभी जहां पे हमारे यहाँ जब हम दीन इलाही की बात कर रहे हैं, जब हमारे यहाँ मियां तानसेन राग भैरवी, राग दीपक, मतलब दूर बैठे बैठे आवाज की ध्वनि से जो दीपक जला दे रहे हैं, अभी हमारे यहाँ रामचरितमानस जैसा महाकाव्य, वो देखो अमेरिका और ब्रिटेन पढ़ाया जा रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी से बड़ा काव्य, इतना दुनिया के इतने लोग जो है रामचरितमानस की जो स्तुति कर रहे हैं, ये महाकाव्य भारत में रचा जा रहा है इस समय, महाकाव्य रचा जा रहा है। और ये क्या कर रहे हैं जरा देखो, पैरेलल दो इतिहास को तब मजा आता है जब दोनों पक्ष सामने रख लो। इनके यहां क्या हो रहा है, इनके यहां जाड़ों में खाने के लिए नहीं है, ठीक है, ये कच्चा मांस भी खा लेने को तैयार है। जैसे ये क्या होता है, जाड़ों में शिकार करते थे तो आग वाग जलाने का नहीं था, तो ये कच्चा मांस भी ऐसे खा लेते। इनकी पिक्चरें देख रहा हो, तुम्हें हॉलीवुड की पिक्चरों में पता चल जाएगा। ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं, छोटे छोटे कबीलों के लिए, छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए, समुद्र में लड़ाई कर रहे हैं। जमीन तो इनके पास ऑलरेडी बहुत कम थी, रिसोर्स इनके पास बहुत कम है। जाड़ों में ये फ्रोजन जो मांस खा रहे हैं, मछलियां जो है जमा के रखी हैं उसको गर्म कर करके खा रहे हैं। तो ये कहीं से भी शराब पी रहे हैं खुद को गर्म रखने के लिए, कपड़े नहीं है, छतें जो है ढकी हुई नहीं है, जो है जानवरों का चमड़ा पहन रहे हैं, कई के दिन तक नहा नहीं रहे हैं, बिल्कुल गंदगी में। हाइजीन क्या होता है, साफ सफाई क्या होती है, ये नहीं जानते हैं। हत्या, लुटेरापन जो है, ये सारी चीजें इनकी चल रही हैं। तो क्या हुआ, भारत का व्यापार बढ़ रहा है। अब भारत का व्यापार बढ़ते बढ़ते कहानियों के साथ यहां तक भी पहुंच रहा है, इनको सुनाई पड़ रहा है। अब जो सो कॉल्ड ये रिनासा कहते हैं, ध्यान से सुनना, जो सो कॉल्ड रिनासा कहते हैं कि भाई भारत ये यूरोप पुनर्जागृत हुआ, जागृत नहीं हुआ, पहली बार इन्हें कुछ पता चला। तो व्यापार के माध्यम से इन लोगों को पता चला, लुटेरों को, खासतौर पर जो सबसे ताकतवर लुटेरे थे पुर्तगीज में थे, बड़े खतरनाक भयानक, स्पेन और पुर्तगाल सबसे भयानक जो है, इनके पास पायरेट्स थे। तो भैया पता चला कि बवाल कट रहा है यहाँ पे, जरा ध्यान से सुनना। तो जब भारत के व्यापारी दूर दूर तक व्यापार करने जा रहे हैं, भाई पूरी दुनिया का 30% जीडीपी लेके हम बैठे हुए हैं, और अभी उस समय देखो ये कच्चा मांस खा रहे हैं, इनके पास जाड़े में खाने के नहीं है। अब समझते जाना, बड़ा मजा आएगा मेरे साथ, तुम्हें बड़ी मजेदार कहानियां पता चलेगी, बड़े रहस्य पता चलेंगे, और हो सकता है आप में से कई लोग जो गर्वित भारतीय भावनाओं के साथ आप पढ़ाई करना शुरू करें। ठीक है, अब जरा सुनो कहानी। तो जब इनको पता चला, अरे अब इनकी नाव में मांस रखा हुआ है, वही खा रहे हैं, फेंक रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, और इधर भारतीयों की नाव में सोना चांदी व्यापार ऐसे कर रहे थे, बढ़िया रेशमी कपड़े, हमारा मलमल पूरी दुनिया में फेमस था, वो मलमल सोने के बदले हम कपड़ा बेचते थे, ये हमारी स्थिति थी। छींट के कपड़े, यूरोप दीवाना था उसका, भारत का जो छींट का कपड़ा था, हम ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसे ऐसे चीजें बना देते, ऐसी हमारी दस्तकारी, हमारा हैंडीक्राफ्ट इतना जबरदस्त था कि क्या बताएं। आज देखिए प्रधानमंत्री ने अभी पवेलियन में जो उद्घाटन किया, हमें थोड़ा थोड़ा दर्शन हो रहा है उसका। ये सब तो हमारे ही लोगों ने ढक छुप के बर्बाद कर दिया ना। तो भैया अब जब ये देख रहे हैं, इनकी आंखें फटी रही, इतना सोना, इतना सामान, इतनी बेशकीमती चीजें, और ये मसाले, ये तो हम अपने जाड़ों में इसमें अपने मांस पर हम जाड़े में खा पाएंगे। अब सोचो, क्या भारत से इसकी तुलना कर सकते हो, जहां हर तरह की जलवायु, 8 तरह की मिट्टी, इतने तरह के उत्पादन, दूध दही, नदियां बह रही हैं, पशुधन से लेकर जो है वो फल फूल, हर चीज, हर तरह की जलवायु, उन्नत प्रदेश, नदियां, पानी। हम बड़े बड़े जो है वो लाल किला, ताजमहल इस समय बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, विदेशों से पत्थर आ रहे हैं हमारे पास, पत्थरों के अंदर हम जो है वो खूबसूरत पत्थरों की नक्काशी करना सीख रहे हैं, हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बड़े बड़े सराय बना रहे हैं, हम ग्रांड ट्रंक रोड इस समय हम बना रहे हैं। सोचो, और इस समय ये क्या कर रहे हैं, इस समय ये समुद्र पे लड़ रहे हैं। ये इतिहास तुम्हें जानना बड़ा जरूरी, मॉडर्न इंडिया में घुसने से पहले। ये लड़ रहे हैं मांस के लिए, इनकी चिंता है कि जाड़े में खाएंगे क्या, फसल तो होगी नहीं, पूरा बर्फ ही बर्फ जमी है, समुद्र में भी नहीं जा पाएंगे, खाएंगे क्या। तो इन्हें कुछ पता चला कि इन भारतीयों के पास तो बहुत कुछ है। कहानियां फैल गई, कहानियां फैल गई चारों तरफ यूरोप में कि अरे भैया पूरब में कोई देश है, चाइना भी सिल्क रूट से अंदर आ रहा है, उसकी भी कहानियां फैल गई कि यार ये पूरब के जो देश हैं, मसाले हैं, सोना है। कहानियां ऐसी फैल गई कि इनको ये सुनाई पड़ा कि इनकी नदियों में सोना बहता है, इनकी नदियों में सोना बहता है। ऐसी ऐसी कहानियां पहुंची कि मतलब धन धान्य है, पैसा ऐसे बरसता है, ये ऐसी कहानियां पहुंची लुटेरों के माध्यम से। और लुटेरों के माध्यम से, क्योंकि राजा इनसे क्या करता था, वहां का जो मोनार्क था, जो वो इनसे टैक्स लेता था, पैसा लेता था, तो वही पहुंचा रहे यार। तो बड़े इसमें, अब राजा के पास इतनी सेना तो नहीं, पिद्दी पिद्दी भर के थे। अब देखो वहां की सत्ता कैसे, उनके एथिक्स, रूलिंग
समझ, हमारे यहाँ धर्म युद्ध हुआ करता, हमारे यहाँ था कि हम युद्ध लड़ेंगे तो औरतों बच्चों को हाथ नहीं लगाएंगे। अब जरा देखो जरा क्या हो रहा है। तो राजा ने खबर पहुंची लुटेरों के माध्यम से, इनके राजा के पास, रानी के पास पहुंचा। अरे बहुत बड़ा देश है ये, कहाँ हम आपस में लड़ रहे हैं, ये पुर्तगीज, स्पेनी, डच आपस में लड़ रहे हैं समुद्र के अंदर थोड़े थोड़े जो है सामान के लिए। बोले वहां चलते, वहां बहुत माल है, बहुत माल है। तो जहांगीर के दरबार में जब टॉमस रो आया था तो इसी मूड के साथ आया था कि कुछ जाने तो व्यापार में है क्या। सालों लग गए उन्हें प्लान करने में। तो राजा को समझा हम तो लड़ नहीं पाएंगे, इतनी दूर हम जा नहीं पाएंगे। तो जो समुद्र में लुटेरा है उसको उन्होंने इंस्टीट्यूशनल कर दिया। अब सुनो कहानी, कभी वास्को डिगामा की असली कहानी पढ़ना। वास्को डिगामा पहले एक समुद्री लुटेरा था। हमारी इतिहास किताबों में बताया जाता है कि वो खोजी था, उसने भारत की खोज की, बड़ा साहसी था। अबे भाई उसके बारे में सच तो पढ़ो। तो राजा ने हाथ मिला लिया समुद्री लुटेरों के साथ। बोले भाई देखो हम तो लड़ नहीं सकते, तुम्हें समुद्र में लड़ने का है, उतनी दूर तुम जा सकते हो। तो पूछा कि हमें क्या मिलेगा। बोले कि तुम्हें, अगर तुमने रूट खोज लिया तो ट्रेड पे तुम्हारा हो जाएगा। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी। राजा को पता था कि भाई हमारी सेना के दम पे है नहीं कि उतनी दूर जा सके। तो वहां के शासन ने क्या किया, समुद्री लुटेरों से समझौता कर लिया। अब बताओ, तुमने कभी भारत में सुना है कि हमने कोई इतना जो है, हमने किसी क्रिमिनल के साथ जो है, जिसको सत्ता ढूंढ रही हो, उसके साथ समझौता कर लिया और उसी को व्यापार दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डच कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, पुर्तगीज, ये सब क्या थे, ये सब शुरुआती दौर में लुटेरे थे। ये सब यूरोप के लुटेरे थे जो भारत आए थे। तो ये इन्होंने ढूंढा ऊंढा थोड़े ना, क्योंकि इनका काम था, इनके पास, अब इनके पास सिचुएशन क्या थी, संसाधन कम होने लगे थे, राज्य सत्ता अपना हाथ डाल रही थी, कभी भी ये पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। तो इनके लिए भी बड़ी विन विन सिचुएशन थी कि अगर एक बार भारत का खजाना, ईस्ट का खजाना हाथ लग गया तो भैया मजा आ जाएगा। बल्ले बल्ले, ये रोज की जो चकड़ बकर हो रही है वो हमें नहीं होगी, और चल के वहां पे व्यापार करेंगे, चल के वहां से कुछ पैसा वैसा लेकर आएंगे। आए थे लूट के इरादे से। और देखो जब वास्को डिगामा आया, तो चाहे अल्फासो की बात करें, अल्बुकर्क जिसे कहते हैं, क्लाइव की बात करें, ये सब ने आखिर लूटपाट ही करने की कोशिश की और कुछ खास कर नहीं पाए थे। औरंगजेब ने तो मार मार के इन्हें समुद्र में छुपने के लिए मजबूर कर दिया था। ये तो मैं किसी ने बताया नहीं, कोशिश की थी इन्होंने मार मार के, लेकिन उसने छोड़ दिया कि अरे जा यार, कौन अपना हाथ गंदा करे। और ये वहां से फिर बात, क्योंकि ये बेसिक इनकी प्रवृत्ति लुटेरे की। तो लुटेरों की प्रवृत्ति क्या थी, ये तो समझो, जो पायरेट्स थे वो क्या करते थे। तो उसमें क्या होता है, वो बहुत जल्दी अपने राजा के साथ, अपना इनका नेचर समझो, तो राजा के साथ वो बहुत देर तक नहीं टिकते थे। जैसे क्या हुआ कि एक जहाज पे है, दो जहाज आपस में समुद्र में टकराए, एक ने कब्जा कर लिया तो कुछ लोगों को मार देते थे। लेकिन तुरंत दूसरे वाले जो क्या करते थे, अरे साहब, जो जहाज का कैप्टन होता था, अरे आप ही हमारे मालिक हैं, हम आपकी तरफ से लड़ेंगे। तो वो बेसिकली भाड़े के सैनिक हुआ करते थे या भाड़े के लुटेरे हुआ करते थे। पायरेट्स में भी कई कैटेगरी थी। तो उनका किसी के साथ लेना देना, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। जब मौका मिला लड़ेंगे, लूटेंगे, लूट के माल में हिस्सेदारी थी। वहां पे क्या परसेंटेज था, उनको कोई ऐसी सैलरी नहीं थी कि लूटेंगे, लूट के माल में जो ये मिलेगा हम इतने इतने करके, सबका अपना था कि ये हायर लेवल पे इसको ज्यादा परसेंटेज, ये कम है इसको ज्यादा कम परसेंटेज। ये लूट के माल की भागीदारी थी उनकी। अब समझो क्या हो रहा है कहानी। तो ये आ गए इंडिया खोजते खोजते। कैसे, ये भारत के व्यापारियों के पीछे पीछे निकल लिया। हमारा सेंटर था अरब, हम वहां पे जाके सीधे व्यापार करते थे। ये वहां पे गए, खोजते खोजते निकल गए। राजा को लगा यार हमारे बस का तो है नहीं, हमारे पास सत्ता तो है नहीं, और इनको लगा कि अब हमारे पास राजा से हमें मिल जाएगी, हमें सजा नहीं होगी, और हम अपना खुल के समुद्र में लूटपाट अपना करेंगे। तो देखो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन थी, भारत के पीछे पीछे आ गए। और फिर जब पुर्तगाली आए तो फिर क्या क्या हुआ इसके बारे में, अंग्रेज आए क्या क्या हुआ, डच आए तो क्या क्या हुआ, फ्रांसीसी आए तो क्या क्या हुआ, ये सब जब पहुंचेंगे भारत तो क्या क्या होगा। सो कॉल्ड कंपनी बनाएंगे, क्योंकि कंपनी ये बेसिकली लुटेरों का था। तो इनको एक राजपत्र दिया कि नाउ यू आर कंपनी, ठीक है, ये कंपनीज बन गई थी। और इनका था कि लूट के माल में हम भागीदारी करेंगे। तो जब पहली बार वास्को डिगामा भारत से मसाला लेकर गया तो उसने 60 गुना दाम पर बेचा। उसकी मोनोपोली हो गई थी, क्योंकि उसको राजशाही मिली थी कि जो भी लाएगा वो अपना बेच सकता है मार्केट। तो जिंदगी में वास्को डिगामा ने इतना पैसा नहीं देखा था। पूरी यात्रा के खर्चे के 60 गुना दाम पे मसाले बेचे थे उसने। वो पागल हो गया, बोले यार जिंदगी में लड़ेंगे समुद्र में तो भी नहीं कुछ मिलेगा यार, भाई साहब यही चलो। फिर तो जो कहानी शुरू हुई फिर अलग ही हो गई। तो ये कहानी जानना तुम्हारे लिए जरूरी था। हमें बताया जाता है भारत में क्या हुआ, औरंगजेब के शासन में क्या हुआ, सत्ता कैसे कमजोर हुई, लेकिन ये तुम्हें नहीं बताया जा रहा है कि यूरोप में क्या हो रहा है। अब जब ये गया वापस पुर्तगाली, खबर फैल गई, भाई साहब वास्तव में भारत में बहुत पैसा है,
बहुत मसाला है भाई सब। अब सभी सरकारों का एक ही प्रोजेक्ट था, जैसे कहते हैं ना कि आंदोलन में दिल्ली चलो, उसी तरह था भारत चलो। हर आदमी पूरी सत्ता झोंक दी, पूरा शासन बोले कि भैया हमें अपने अस्तित्व के लिए भारत की जरूरत है। एक तो उल्टा नाव लेके निकल गया, वो अमेरिका पहुंच गया, कोलंबस उल्टा लेके निकल गया, खोज रहा तो भारतीय है, वहां पहुंच के वहां के लोगों को, एबॉर्जिन लोगों को रेड इंडियन चलाने लगा। इतना नशा इनके ऊपर चढ़ा हुआ था। और ये नशा, ये तुम्हें लगता है कि ये 1765 के बाद ये काबिज हुए, ये नशा इनका 12वीं 13वीं शताब्दी में था। जब सिल्क रूट था तब भी भारत की कहानियां पहुंचती, कनिष्क के राज से भी कहानियां पहुंची हुई थी। ये उन कहानियों के साथ 400-500 साल तक जीते रहे। लेकिन चूंकि ये दूर तक जा नहीं सकते थे, इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये पहली बार इन्हें कुछ मिला था। इसको नाम जबरदस्ती रेनासा देते हैं। अरे नहीं जगह थे ये पहली बार इन्हें कुछ पता चला था। ये असभ्य थे, ये हमें सभ्यता सिखा रहे हैं, हमें राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं। ये पूरी दुनिया से, ऐसा नहीं कि तुम्हारे यहां से, सबके यहां से चुरा चुरा के लाए, इन्होंने अपना बना लिया। और पूरे यूरोप ने यही काम किया। तो पूरे यूरोप का जो इतिहास है ना, जो पूरे यूरोप का ज्ञान है, वो सब उधार और चोरी का है। पैसा चोरी का है, सत्ता चोरी की है, सब कुछ पूरे यूरोप का यही हाल है। यहां तक कि उनकी नस्ल, उनकी जो संस्कृति, सब कुछ चोरी का है। तुम्हारा था, अफ्रीकन का था, सुमेरियन का था, मेसोपोटामियन का था, सबसे चुरा के उसको अपना बना लिया। ब्रांड 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 ब्रांड, दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं। यही कह रहा हूं तुम्हारे सामने, और सारे प्रूव हैं। सो तुम्हें थोड़ा निचोड़ा, मेसोपोटामियन को निचोड़ा, सुमेरियन को निचोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ा। तो उम्मीद है कि ऐसे कहानियां तुम्हें सुनाता रहूंगा, मजा आएगा तुम्हें और नया नया पर्सपेक्टिव मिलेगा। आज की क्लास कैसी लगी? हमें तो ये तो बताया जाता है कि भारत में औरंगजेब के शासन से क्या हुआ, क्योंकि ये विभाजनकारी नीतियों को जन्म देगा, भारत आपस में लड़ता रहेगा। लेकिन ये नहीं बताया कि यूरोप में क्या हुआ, वहां की कंडीशन को, क्योंकि यह जब बताओगे, जब उन्हें लुटेरा कहोगे, तो एकदम मिर्ची लग जाएगी। जैसे उनको बोलोगे तुम्हारे पास तो खाने के लिए नहीं था, तुम ससुर कच्चा मांस खाते थे, तब एकदम मिर्ची भनभना के लगेगी। हाउ डेयर यू, ऐसे बोलेंगे। उनके हिसाब से तो वो यूरोप जो है वो दुनिया के सबसे विभत्स लुटेरे हैं, ये समझो, सबसे विभत्स लुटेरे हैं। उम्मीद करता हूं कि आज ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी और आज आपकी क्लास में एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, क्योंकि मैंने थोड़ी सी कहानी को और बड़ा किया। हमें भी पढ़ना पड़ा था, आपको भी पढ़ना पड़ा होगा कि और 1707 में औरंगजेब के शासन के बाद एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एंड एक्स वाई जेड। बट ये कोई नहीं बता रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, फलाना ठिकाना। वहां क्या हो रहा था जरा वो तो जानो। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए। फिर शाम को मिलते हैं 4 बजे हमारे एक और चैनल ओजांग सर लाइव पे एनसीईआरटी की क्लास के साथ, टॉपर्स कैसे बनाते हैं।